जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी? बढ़िया सर। आप बढ़िया हो? बस तो ही बढ़िया रहना चाहिए, बाकी तो सही घटिया रहे। तो राजस्थान का भौतिक प्रदेश का आज भाग नंबर है। बस ये थार का मरुस्थल है ना, ये सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, बाकी लंबी चौड़ी कहानी नहीं आगे वाले में। और आज क्लास नंबर है अपने राजस्थान के भूगोल की 18 नंबर। और ये जो क्लास लाइव होती है शाम को यूट्यूब पर भी होती है, आपको पता है ना कितने बजे? 8 बजे। चलो अब आगे अपने बात करते हैं। वो क्या मैं आपको पढ़ा रहा था थार मरुस्थल। क्या पढ़ा रहा था? थार मरुस्थल जो है वो पढ़ रहे थे। और थार मरुस्थल में कुछ बातें थी वो रह गई थी, वो आज लिखा देता हूँ। थार मरुस्थल, 1 मिनट। जो आज नए वाले साथी बैठे अभी तक, वो जब तक मैं ना बोलूँ तब तक नहीं लिखना, पुराने वाले लिखो। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि थार मरुस्थल जो है उसमें एक शब्द और आएगा वोल्सन। क्या आएगा? वोल्सन। कल इसको नहीं बताया था मैंने, आज वोल्सन बताया था। वोल्सन क्या होता है? देखो मेरे भाई, एक पर्वत ये रहा, ठीक है। एक पर्वत इस प्रकार से, ये मरुस्थल वाला कोई एरिया है जहाँ पर इस प्रकार से पर्वत पाए जाते हैं। और पर्वत के बीच में जो जल इकट्ठा होता है, जो जल इकट्ठा होता है उसे क्या कहते हैं? वोल्सन। उदाहरण के लिए बताओ गुरुजी, उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो अपने राजस्थान में एक झील है। वो कौन सी झील है? सांबर। सांबर झील जो है वो किसका उदाहरण है? वोल्सन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है राजस्थान में वोल्सन का। ये SI वगैरह एग्जाम में पूछा जा सकता है, वनडे एग्जाम में, कि राजस्थान में वोल्सन जो है वो कौन सी झील उदाहरण बनती है? सांबर। आपको पता है सांबर खारे पानी की एक झील है ना, पता ना? और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? एक तो ये प्रश्न याद रखना। दूसरा, अगर अपने बात करें जिस प्रकार से ये अपना राजस्थान है और राजस्थान में ये वाला जो एरिया है ये मरुस्थल का है। अगर पूछे कि राजस्थान का कौन सा भाग सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, तो क्या बोलोगे? राजस्थान का जो थार मरुस्थल है, यानी थार मरुस्थल का, राजस्थान का नहीं, सॉरी, थार मरुस्थल का। थार मरुस्थल का दक्षिण भाग, कौन सा भाग? दक्षिण जो भाग है वो ऊंचा है। एक तो ये प्रश्न याद रखना, वनडे एग्जाम में ये आ जाएगा, एक तो ये लिख लेना। थार मरुस्थल का कौन सा भाग ऊंचा है? दक्षिण भाग। बोलो ये दिशा, ये दिशा, ये दिशा और ये दिशा। जो मरुस्थल का विस्तार बनता है मेरे दोस्त, वो ऐसे बनता है। बताओ कौन सी दिशा हुई है? मरुस्थल का जो विस्तार है वह उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से कैसे है? दक्षिण पश्चिम। एक ये बात लिख लेना। तो मरुस्थल का जो विस्तार है वो कैसे है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण वाला जो भाग है वो मरुस्थल का ऊंचा है। ऊंचा मतलब हाइट में ऊंचा है, क्योंकि यहाँ दक्षिण में पर्वत वगैरह पाए जाते हैं ज़्यादा। नाकोड़ा पर्वत, हल्देश्वर पहाड़ियाँ, पीपलूद है ना, वो सारे तो यहीं देखने को मिलते हैं। अब जो मैं आपको मेन बात बताऊँगा आगे, वो मैं पढ़ा रहा था मरुस्थल। और जो मरुस्थल था इसको हमने 2 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। और 2 भागों में कौन सी वर्षा रेखा बांटती है? 25 सेंटीमीटर। कितने भागों में? 2। जिसमें से एक भाग का नाम था शुष्क प्रदेश और दूसरे वाले भाग का नाम क्या था? अर्ध शुष्क प्रदेश। फिर मैंने शुष्क को भी 2 भागों में बांटा था, जिसमें एक भाग का नाम था बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। और आज जो मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? बालू का स्तूप मुक्त पढ़ेंगे। तो अब आप सभी जितने भी बैठे हो क्लास में, वह हेडिंग डालें पहले राजस्थान का भौतिक प्रदेश। ऊपर यहाँ हेडिंग डालो राजस्थान का भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेश में हेडिंग डालना थार मरुस्थल। और थार मरुस्थल के अंदर नंबर 2 पॉइंट लगा के हेडिंग डालना बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। राजस्थान में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो फैला हुआ है वो 41.50% बेल्ट पर या क्षेत्र पर फैला हुआ है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की अगर हम बात करें तो सुनना ध्यान से, इसमें क्या क्या पढ़ना है। देखो मेरे भाई,
इसके अंदर ये जो क्षेत्र है, ये यहाँ रेत नहीं पाई जाती, रेत नहीं पाई जाती। पहली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह भाग चट्टानों से बना है। यह भाग किससे बना है? क्योंकि देखो बालू का स्तूप क्या लिखा हुआ? मुक्त। मुक्त का मतलब क्या होता है? यहाँ बालू का स्तूप नहीं है। बालू का स्तूप का मतलब क्या होता है? रेत के टिल्ले धोरे, यही तो होते हैं बालू का स्तूप। ठीक है, तो बालू का स्तूप मुक्त मतलब यह भाग चट्टानों से बना है, चट्टानों से बना है। यह भाग किससे बना है? चट्टानों से मिलकर बना है। चट्टानों से जो भाग होगा वहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा? प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम के भंडार हो गए। वो किस भाग में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं बालू का स्तूप है मुक्त प्रदेश में। क्या पाए जाते हैं? पेट्रोलियम अथवा गैस के भंडार। गैस घूस सर्वाधिक जो मिलती है ना, पेट्रोल, वो यही मिलता है बाड़मेर वगैरह क्षेत्र के अंदर। पेट्रोलियम अथवा गैस के भंडार। ठीक है, ये बात समझ में आई आप सभी को? बोलो। ठीक है, उसके बाद अपने बात करें तो एक प्रश्न हो रहा था कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था? इसके नीचे लिख लेना यहीं पर कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम बोलना। मरुस्थल, मरुस्थल स्थल से याद रखना 7, स्थल से 7, 77 में और 77, 78 याद रखना बस। मरुस्थल विकास कार्यक्रम बताओ कब चलाया गया था? 1977, 78 में। बिल्कुल सिंपल बात है, याद हो जाएगी। ठीक है, ये उतार लिया आपने। अब इसी के अंदर लिखते रहे, चलते रहना है। बालू का स्तूप मुक्त के अंदर इतना लिखा। आपने एक स्थान का नाम सुना होगा और इस स्थान का नाम है पोखरण। सुना है नाम? पोखरण से इस प्रकार से यहां एक स्थान पड़ता है मोहनगढ़। स्थान का नाम क्या है? मोहनगढ़। मेरे दोस्त इधर ध्यान से सुनना बात। पोखरण से मोहनगढ़, पोखरण से मोहनगढ़ एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र को बोलते हैं लाठी सीरी क्षेत्र। क्या बोलते हैं? लाठी सीरीज क्षेत्र। एग्जामिनर प्रश्न ये पूछे कि लाठी सीरी क्षेत्र बताओ किस जिले के अंदर है, तो आप उत्तर करके आना जैसलमेर। अगर मेरे भाई स्थान पूछ ले कि स्थान कहाँ कहाँ से फैला हुआ है, तो पोखरण से मोहनगढ़। एग्जाम में एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट बन जाता है कि जो अपना मोहनगढ़ है, क्या भाई? मोहनगढ़, ये जैसलमेर में है। यहाँ पर विश्व चारा बैंक लगा है। विश्व चारा बैंक की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो याद रखना मोहनगढ़, जैसलमेर के अंदर। मोहनगढ़ से एक फैक्ट और याद रखना कि भारत का अंतिम दुर्ग कौन सा है? भारत का अंतिम दुर्ग, अंतिम कह दो या जवान दुर्ग, वो मोहनगढ़ है। और ये कहाँ पड़ता है? जैसलमेर। ये 2 फैक्ट याद रखना। विश्व चारा बैंक कहाँ लगा है? मोहनगढ़ में। और भारत का अंतिम या जवान दुर्ग जो है वो किसे कहा जाता है? मोहनगढ़ को। ये जो लाठी सीरी क्षेत्र है, यहाँ पर एक घास पाई जाती है जिसका नाम है सेवन। कौन सी घास पाई जाती है? सेवन घास। मरुस्थल की सबसे प्रसिद्ध घास कौन सी है? सेवन घास। लेकिन एग्जामिनर ये प्रश्न पूछे कि बताओ मरुस्थल की सबसे खुशबूदार घास, खुशबूदार घास, यानी मरुस्थल की सुगंधित घास कौन सी है? खुशबूदार की जगह सुगंधित लिखो। मरुस्थल की सबसे सुगंधित घास वो है बुर। कौन सी घास है? बूर घास। तो बूर घास जो है वह मरुस्थल की सबसे सुगंधित घास है। राजस्थान की सबसे खुशबूदार घास खसखस को माना जाता है, लेकिन यहाँ राजस्थान की नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है? मरुस्थल। तो मरुस्थल की सबसे जो सुगंधित घास है वो कौन सी है? बोलो। बूर घास। कौन सी घास है? बूर। और मैं आपको एक जानकारी बात बताऊं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो लाठी सीरी क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? लाठी सीरी। इस लाठी सीरी क्षेत्र की जो खोज है, खोज
वो थी काजरी संस्थान के वैज्ञानिकों ने की थी। काजरी संस्था है ना, उसके वैज्ञानिक जो थे उसने क्या की थी, खोज। तो याद रखना कि ये जो लाठीश्री क्षेत्र जैसलमेर में फैली है, इसकी खोज किसने की थी, काजरी संस्थान के वैज्ञानिक ने। गुरुजी ये जो खोज हुई थी, ये खोज कब हुई थी, इस लाठीश्री क्षेत्र की राजस्थान में जो खोज हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना 2007 में। सिंपल सी बात है। तो सुनो, पोखरण से मोहनगढ़ कौन सा क्षेत्र फैला है, लाठीश्री। लाठीश्री क्षेत्र की खोज 2007 में काजरी संस्थान है ना जोधपुर में, काजरी संस्थान कहाँ है, तो उसके वैज्ञानिकों ने खोज की थी। यहाँ पर सेवन घास पाई जाती है। कौन सी घास पाई जाती है, अब देखो सेवन घास की कर्ण, अंजन, धामन, ये इसी प्रकार की घास है। वो वनस्पति टॉपिक में अच्छी तरह से समझेंगे। आपको पता है एक पक्षी है जिसे राजस्थान का राज्य पक्षी बोला जाता है। गुरुजी बिल्कुल नाम तो सुना सुना सा लग रहा है, तो बोल दो क्या नाम है, गोडावन। गोडावन अपने अंडे किस घास में देता है, गोडावन अपने अंडे देता है, अंडे देता है। एक एग्जाम में और प्रश्न आया था, सेवन घास किस अभ्यारण्य में सर्वाधिक पाई जाती है, पहली बात ये। दूसरी, राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान में अधिक देखने को मिलती है। तो सेवन घास किस अभ्यारण्य में अधिक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में। फटाफट लिखो इतना। अच्छा, इसकी एक प्रश्न हो जाएगा, ये इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल दूरी कितनी है, तो ये कितने किलोमीटर पे फैली है, 80 किलोमीटर के अंदर है, पोखरण से मोहनगढ़। इसमें मेंस में प्रश्न भी बन सकता है, लाठीश्री क्षेत्र की विशेषता बताओ, तो बहुत ही अच्छी तरीके से बता देंगे। पहले थोड़ा परिचय दे दो लाठीश्री क्षेत्र का, कि पोखरण से मोहनगढ़ तक फैली है जैसलमेर में। और ये जो लाठीश्री क्षेत्र है, इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर सेवन घास पाई जाती है। सेवन घास जिसमें वो गोडावन पक्षी अपने अंडे देता है। तो गोडावन की प्रजनन स्थली कौन सी घास हुई, ऐसे प्रश्न 2 नंबर से ज़्यादा नहीं बनते, 2 नंबर के ही बनते हैं, 15 शब्दों या 20 शब्दों के, 20 शब्दों के। लिख लिया, लिख लिया। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं। तो मैंने अभी शुरू में पहली बात बता दी थी आपको, ये देखो ध्यान से सुनना। मैंने कहा था ये अपना जो भाग है वो किससे मिलकर बना है, चट्टानों से। तो यहाँ चट्टानें तो पाई जाएंगी, तो लिखो इस प्रदेश की प्रमुख चट्टानें कौन कौन सी है। प्रमुख चट्टानों में सबसे पहले आ रहा है नाकोड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत, नाकोड़ा। ये एग्जाम में सीधा सीधा आता है, नाकोड़ा पर्वत कहाँ पर है। तो एक तो ये हो गया नाकोड़ा पर्वत, और एक हो गया पीपलूद नामक स्थान। पीपलूद, पीपलूद को मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं। मारवाड़ का लघु माउंट आबू किसे कहते हैं, मारवाड़ का लघु माउंट आबू किसे कहते हैं, पीपलूद नामक स्थान को। नाकोड़ा पर्वत, पीपलूद, हल्देश्वर की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ी हो गई भाई, हल्देश्वर पहाड़ी। और हल्देश्वर की पहाड़ियों के बाद याद करना आप 56 की पहाड़ियाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर फैली है, बोलो। 56 की पहाड़ियाँ गुरुजी, ये सभी के सभी, ये सभी के सभी जो राजस्थान के जिला है, कौन सा बोलो, बाड़मेर। यह बाड़मेर जिले के अंदर विस्तृत है। नाकोड़ा पर्वत, पीपलूद, हल्देश्वर और 56 की पहाड़ी। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। अच्छा, शायद याद करो तो एक और याद कर लेना, ये तो बाड़मेर की हो गई। फिर एक हो गया सुंदा पर्वत। लेकिन सुंदा पर्वत कहाँ पाया जाता है, सुंदा जो पर्वत है वो कहाँ है, जालौर में। और आपको पता हो राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ लगा था, जालौर में। सुंदा पर्वत में लगा था ना। तो लिखेंगे क्या कि राजस्थान का पहला रोपवे कब लगा, 2006 में।
ठीक है। अच्छा, राजस्थान में अब तक कितने रोपवे लग चुके हैं? 5। अरे कहाँ घूम रहे हो 1921 के ज़माने में, अब हारा हो निकल कर। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला कहाँ लगा था? जालौर में। दूसरा जो रोपवे लगा है वो करणी माता के मंदिर के पास लगा है। गुरुजी करणी माता का मंदिर तो बीकानेर है, नहीं, उदयपुर वाला पिछोला झील के पास जो बना है ना, ये वहाँ लगा है। तीसरा रोपवे लगा है वो सावित्री माता के मंदिर के पास लगा है। और सावित्री माता का जो मंदिर है वो है पुष्कर में। कहाँ पर है? और पुष्कर कहाँ पड़ता है बताना? वेरी गुड, ये लगता है ये अजमेर में है। चौथा रोपवे लगा है जयपुर, और पांचवा भी कहाँ लगा है? जयपुर। अच्छा, चौथा रोपवे कौन सा है? खोले के, सॉरी, सामोद। हाँ, हनुमान जी का मंदिर है सामोद जयपुर में। और अब आएगा खोले जी के हनुमान जी, जो सब 40 रोपवे है। ठीक है। अच्छा सॉरी, एक मिनट, एक सेकंड। सामोद, खोले के, हनुमान, ठीक है। और अब वो मनसा माता वाला। ये हाल ही के प्रश्न है सारे करंट के, ये नीचे वाले। तो ये देखो, इसमें दूसरा है ना, तो 2 जोड़ो, 2008। दूसरा रोपवे कब लगा? 2008 दूनी। तीसरा रोपवे कब लगा? 2016 में। इसकी देखो क्या क्या प्रश्न याद रखने हैं, ये 3 तो सन याद रख लेना। सामोद वाले का प्रश्न ये जयपुर में है, याद रखना। राजस्थान का प्रथम स्वचालित, राजस्थान का प्रथम स्वचालित रोपवे कहाँ पर लगा हुआ है? जयपुर में। स्वचालित रोपवे है, राजस्थान का प्रथम स्वचालित रोपवे कहाँ पर है? और हाँ, अब एक बात और याद रखना, देखो 56 की पहाड़ी तो कहाँ है? बाड़मेर में। अच्छा, 56 के 2 फैक्ट और याद रख लेना साथ साथ में। पहले 56 का मैदान, 56 का, तो 56 का मैदान है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। फिर बात करें 56 का अकाल कहाँ पड़ा था, तो 56 का अकाल पूछे तो पड़ा था बीकानेर में। 56 नदी नाले बहते थे प्राचीन काल में डूंगरपुर बांसवाड़ा में, बताया जाता है, इसलिए इसका नाम दे दिया 56 का मैदान। माही नदी जो बहती है वो मैदान कौन सा है? 56 का मैदान। गुड़िया दरवाजा बंद करना ही। ऑल, तू क्यों लड़ गई इस वजह से? ये प्रश्न भी एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। मारवाड़ का लघु माउंट आबू किसे कहते हैं? मैं ये सारे याद कराता हूँ, एक बार आप लिख लो फटाफट, सिंपल से हैं दोनों। तो जयपुर में ही है लास्ट, ये वाले तो ये जयपुर में है। अब क्या केस का यार, आतंक मचा रखा है इन्होंने तो पूरा। रोपवे क्या होते हैं? कहीं तो ही कौन था? देखो भाई, एक पर्वत ये रहा, एक पर्वत ये रहा, तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारे लिए बनवाए जा रहे हैं। अब तुम इसके ऊपर देखो, लगभग देवियों के मंदिर, देवी देवताओं के मंदिर पर्वत के ऊपर है, तो हो रहे देखते ही मर जावा थे तो इतना ऊंचा है। तब क्या लगाए जाते हैं? जैसे ऐसे डोलियां सी बांधी जाती है, ऐसे। ये वैसे मैंने बनाई है, लेकिन ये नीचे से होती हैं, ऐसे नीचे से उठा कर ले जाती हैं ऊपर। अच्छा, तो इसे बोलते हैं उड़न खटोला। बैठे हो गया कोई उड़न खटोले में? तुम अब बैठ जाएंगे नौकरी लगने के बाद, टेंशन मत लो, वरना फिर खेजड़ी मंदिर पे लगवाऊंगा मैं। खेजड़ी मंदिर से सीधा सरकारी कॉलेज, उधर बैठो और सीधा जाओ खेजड़ी मंदिर। चलो भाई समझ। अब सुनो मेरी बात। नाकोड़ा पर्वत, पीपलुद, हल्देश्वर पहाड़ी, 56 की पहाड़ियाँ सारी कहाँ पर है? बाड़मेर में। और सुंदा पर्वत कहाँ है? जालौर में। सुंदा पर्वत में राजस्थान का पहला रोपवे लगाया गया था। राजस्थान में वर्तमान में कितने रोपवे लग चुके हैं? 5। अच्छा, राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ लगा? जालौर में। दूसरा उदयपुर में, तीसरा अजमेर में, चौथा जयपुर में। पहला जालौर, दूसरा, तीसरा, चौथा।
पहला 2006, फिर 2 जोड़ो 8, 8 दूनी 3 याद करो। पहला 2006, दूसरा 8, तीसरा, अब बताओ पहला कहाँ लगा? जालोर, दूसरा उदयपुर, तीसरा अजमेर, पहला, दूसरा, तीसरा, एक बार और बोलो, जालोर, उदयपुर, सन बोलो 2006, 2008। ओके, ये तो थी नॉर्मल सिंपल सी बातें, ये तुम्हें याद हो गई, ठीक है। 56 वाली बातें भी तुम्हें लगभग याद है। अब मैं पढ़ाऊंगा राजस्थान का अर्ध शुष्क भाग। सुनना ध्यान से मेरे भाई, राजस्थान का कौन सा भाग है? अर्ध शुष्क। ये देखो, ये था राजस्थान। सुनना, अब सारी बात क्लियर हो जाएगी, सारी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक मिनट देखते रहो तुम सारे इधर, आंखें पलक झपकनी नहीं चाहिए तुम्हारी, इधर देख लो बस, फिर भूल जाओ पलक झपकता ही। ये देखो, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है? यही लग रहा है ना, तो यही है। इसे बोलते हैं मरुस्थल। क्या बोलते हैं? थार का, ये पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें मरुस्थल तो। अच्छा, अब मैंने आपको ये वाला बेल्ट जो है वो सारा पढ़ा दिया, इधर वाला, ये वाला मैंने पढ़ा दिया। यहाँ पर एक वर्षा रेखा थी, बोलो क्या नाम था? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को कितने भागों में बांटती है? 2, जिसमें से एक भाग का नाम हुआ शुष्क और दूसरे का नाम क्या हुआ? अर्ध शुष्क। अब मैंने आपको शुष्क कंप्लीट पढ़ा दिया है, कोई डाउट का प्रश्न तो पूछ लेना। अब मैं आपको कौन सा पढ़ाऊंगा? अर्ध शुष्क, ठीक पढ़ाऊँ? चलो गुरुजी जिले और बता दो अर्ध शुष्क कहाँ कहाँ फैला है। मैं यहाँ बता देता हूँ, तुम जिले अपने आप याद कर लेना। ये देखो, ये इस प्रकार से फैला जो भाग है, ये तो है ये वाला, ये तो है शुष्क का। और ये क्या दिख रहा है गुरुजी? ये बालू का स्तूप मुक्त है, ये वाला इतना क्षेत्र, और यहीं पाई जाती है लाठी सीरीज, पोखरण से मोहनगढ़। बालू का स्तूप मुक्त है, याद रखना। ये बाड़मेर में फैला है, जैसलमेर में भी फैला है, जोधपुर में भी फैला है। तो बिल्कुल सिंपल बात है, याद रखना। अच्छा, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क प्रदेश को सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। अब हेडिंग डालो, नंबर 2 पॉइंट, थार मरुस्थल में कौन सा क्षेत्र? अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश की अगर बात करें तो इसे 4 भागों में बांटा गया है। इसके कितने भाग हैं? 4 भाग। 4 भाग गुरुजी कौन कौन से हैं? नंबर 1 घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान बिल्कुल सिंपल है ये पढ़ने में तो। नंबर 2 शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। और नंबर 3 नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। नागौर में अक्सर भी 3 है, 3 नंबर पे नागौरी उच्च भूमि हो गई। और नंबर 4 पे लूणी नदी, फेमस मरुस्थल की नदी कौन सी है? लूणी। तो लूणी बेसिन, या लूणी का मैदान भी लिख सकते हो, लूणी बेसिन। और लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को बोलते हैं गोडवाड़, तो इसे गोडवाड़ प्रदेश भी आप कह सकते हो। तो ये 4 जो है वो अर्ध शुष्क के भौतिक प्रदेश हैं, वो हम पढ़ लेंगे, बिल्कुल सिंपल से हैं। घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश। अब सुनना ध्यान से, ये कौन कौन से हैं। मैं बना रहा हूँ क्षेत्र एक, थोड़ा सा निगाह में काट लियो, बाद में दिक्कत ना हो। इस प्रकार से ये तो है घग्गर का मैदान, ये वाला, और ये इस प्रकार से जाएगा, ये गया 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 भाई, ये है शेखावाटी प्रदेश, ये वाला। और फिर इस प्रकार से अपना ये चले इधर, ये रहा, ये है नागौरी उच्च भूमि। और ये पीछे इतना बच गया, ये क्या है? लूणी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश। 4 भौतिक प्रदेश समझ में आए कहाँ कहाँ बने हुए हैं? लोकेशन एक बार दिमाग में रखो, 1 2 3 4, ये 4 इधर लिख दिए। सबसे पहले आप हेडिंग डालो घग्गर का मैदान। नंबर 1 घग्गर का मैदान। घग्गर के मैदान की एग्जामिनर पूछे बताओ प्रमुख नदी कौन सी है, तो बताओ प्रमुख नदी कौन सी है? अरे प्रमुख नदी बोलो, घग्गर। और घग्गर नदी के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा? इसका नाम पड़ा घग्गर का। गंगनगर और हनुमानगढ़ ये 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पर घग्गर नदी बहती है, इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? घग्गर। घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को बोलते हैं नाली, तो इस क्षेत्र को उपनाम किस उपनाम से जान सकते हैं अपने? नाली बेसिन।
नाली बेसिन। एग्जामिनर प्रश्न पूछे देखो बहुत एक एक यहाँ था लगाओ कि बाग की खाल काट ली आप पढ़ने के बाद। नाली बेसिन, घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं? नाली। घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ना, प्रवाह क्षेत्र, उसे क्या बोलते हैं? नाली। देखो जैसे घग्गर नदी अपने सूरतगढ़ में भी आवा नहीं आती है, तो आप क्या बोलते हैं? नाली आ गई, यही बोलते हैं नाली आ गई। तो नाली क्यों बोलते हैं? घग्गर नदी जिस क्षेत्र में बहती है उसको नाली बोला जाता है, इसलिए इसका नाम रख दिया नाली बेसिन। अब यहाँ पर आपको एक शब्द सुनने को मिलेगा, बग्गी। क्या मिलेगा? बग्गी। गुरुजी बग्गी उसे कहते हैं ब्याम होगा, वो नहीं है ये खुश हो जाओ, वो नहीं। घग्गर के मैदान के अंदर उपजाऊ मिट्टी का जो क्षेत्र होता है, कौन सी मिट्टी का? उपजाऊ मृदा का क्षेत्र जो होता है उसे बग्गी कहते हैं, जहाँ कृषि की जाती है। तो उपजाऊ मिट्टी का जो क्षेत्र होता है उसे क्या बोला जाता है? बोलो, बग्गी। अच्छा, यहाँ पर बाढ़ सर्वाधिक कहाँ आती है? घग्गर के मैदान में। तो बताते हैं कि जब घग्गर नदी उफान में होती है, घग्गर नदी उफान का मतलब है तेज होती है, उफान में, तो यहाँ नाली आ जाती है ना सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ में तो आती है, लेकिन बाढ़ भयंकर कहाँ आती है? उफान में होने पर हनुमानगढ़ जंक्शन में बाढ़ आती है, हनुमानगढ़ जंक्शन। तो यहाँ पर क्या आएगी? बाढ़ आएगी। हनुमानगढ़ जंक्शन में क्या आती है? बाढ़। यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है? यहाँ मिट्टी कछारी पाई जाती है। यहाँ की मिट्टी कैसी है? कछारी। मिट्टी कैसी है? कछारी। उसके बाद सुनना ध्यान से, यहाँ पर जो फसल बोई जाती है वो कौन कौन सी बोई जाती है घग्गर के मैदान में? गुरुजी ये क्यों लिखा रहे हो? तो मैं 1 मिनट में जादू दिखाऊंगा, सिर्फ आप 10 मिनट वेट करो, जादू क्लास में दिखाऊंगा। गन्ना, गेहूं, कपास, ये उत्पादन गगनगढ़ में ही होते हैं ना। गन्ना भी सर्वाधिक गगनगढ़ में है, गेहूं भी गगनगढ़ में है, कपास सर्वाधिक हनुमानगढ़ गगनगढ़ है ना, ऐसे पढ़ते हो तुम? बिल्कुल गुरुजी। चना, तो ये सर्वाधिक जो है वो फसलें यहाँ पर बोई जाती है। जल्दी उतारो इतना। 1 नंबर भौतिक प्रदेश कंप्लीट। चलें आगे। देखो, घग्गर का मैदान प्रमुख नदी बोलो। घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं? नाली। तो इसका उपनाम क्या पड़ा? नाली बेसिन। बग्गी, उपजाऊ मिट्टी का जो क्षेत्र होता है बग्गी, वो कहाँ कहते हैं? घग्गर के मैदान में। यानी घग्गर का जो मैदान है वहाँ उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र, उसे क्या बोलेंगे? बग्गी। चलो एक प्रश्न बताओ, आप बताना, राजस्थान में उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? अरे राजस्थान कौन सा उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र? दक्षिणी पूर्वी मैदान, वही है, नदियों से निर्मित भाग है। पहले दिन ही बताई थी ये बातें, भूल जाते हो तुम। घग्गर नदी उफान में होने पर बाढ़ कहाँ आएगी? हनुमानगढ़। मिट्टी कौन सी पाई जाती है? कछारी। फसल गन्ना, गेहूं, कपास, चना। बोलो, गन्ना, गेहूं, कपास, गन्ना, गेहूं। अब लिखो नंबर 2 पे शेखावाटी प्रदेश। दो गुरुजी शेखावाटी याद ना हो तो ये देखो 2 इधर लिखा हुआ, ये 2 ये रहा, शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश की अगर आप विशेषता देखा तो सुनो ध्यान हो। शेखावाटी में 3 जिले आते हैं मूल रूप से। तो मूल जिले कितने हैं? 3। चूरू, झुंझुनू, सीकर। चूरू, झुंझुनू, सीकर। झुंझुनू के नीचे अंडरलाइन करके लिखना क्या? शेखावाटी वी ग्रेड का मुख्यालय कहाँ था? झुंझुनू में। ये RS 2018 में प्री में आया हुआ प्रश्न है। शेखावाटी बी ग्रेड का मुख्यालय, शेखावाटी बी ग्रेड का जो मुख्यालय था वो कहाँ था? झुंझुनू के अंदर। ये प्रश्न याद रखना। और जो शेखावाटी का ताजमहल है वो भी कहाँ है? खेतड़ी का महल है ना, झुंझुनू के अंदर ही है वो भी। तो शेखावाटी का ताजमहल भी कहाँ है? झुंझुनू में। ये प्रश्न याद रखो, आते हैं भाई। तो मूल जिले ये हो गए। अच्छा, यहाँ पर लिखना कृषि के लिए खोदे गए, यहाँ कृषि के लिए कच्चे कुएं खोदे जाते हैं। खोदे गए कच्चे कुएं को
कुएं को जोहड़ या नाड़ा कहते हैं। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जोहड़ या नाड़ा कहते हैं। ये प्रश्न आया भी हुआ एग्जाम के अंदर कि जोहड़ नाड़ा जो है वो किस क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं, शेखावाटी में, क्योंकि वहाँ कृषि करने के लिए कच्चे कुएं खोदे जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, जोहड़ या नाड़ा। बिल्कुल। और तीसरी बात याद रखना, यहाँ सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो किस भौतिक प्रदेश में, शेखावाटी प्रदेश में। यहाँ सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अच्छा, अगर भौतिक प्रदेश पूछे तो करोगे शेखावाटी, अगर जिला पूछे तो क्या करोगे, चूरू। जिला पूछे सर्वाधिक बालू का स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं, बोलो क्या करोगे, चूरू। और अगर पूछे किस भौतिक प्रदेश में पाए जाते हैं, और शेखावाटी का उपनाम है, इसे बांगर क्षेत्र भी कहा जाता है। उपनाम क्या मिलता है इसका, बांगर प्रदेश। गुरु जी बांगर प्रदेश क्यों कहते हैं, देखो एक तो अब बागड़ है, एक अब बांगर है। बांगर तो है शेखावाटी वाला, और सीधा पूछे ना बागड़ कहाँ है, तो बागड़ डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र को कहते हैं मेरे भाई। सीधो बागड़ पूछे, ये बिंदी नहीं है ऊपर है, सीधा बागड़, तो डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बागड़ क्षेत्र। अब इंपॉर्टेंट बात सुनना ध्यान से, ये जो शेखावाटी क्षेत्र है इसके अंदर दो नाम सुनने को मिलते हैं आपको, एक तो बांगर, ये तो मिल ही गया, ये इसकी विशेषता। एक मिलेगा नाम सुनने को खादर। अब एग्जामिनर पूछेगा बताओ बांगर क्या होता है, बताओ खादर क्या होता है, तो सुनना ध्यान से। दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, जलोढ़। तो बांगर का मतलब होता है बंजर भूमि। तो पुराने जलोढ़ मैदान को क्या कहते हैं, पुराने जलोढ़ मैदान को बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं, बांगर। और नवीन जलोढ़ मैदान को क्या कहते हैं, नवीन जलोढ़ मैदान को खादर कहते हैं। नदियां अपना मार्ग किस क्षेत्र में बदल लेती हैं, बांगर में। यहाँ पर नदियां अपना मार्ग बदल लेती है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। आरएएस में, मेंस में अच्छे उत्तर लिखने के लिए मोहन सक्सेना की बुक पढ़ने की कतई आवश्यकता नहीं है। मैं बिना मोहन सक्सेना बुक पढ़े हुए आपको इतने अच्छे आंसर लिखवा सकता हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ कि ये स्टैंडर्ड बुक जो आरएएस लगे हों वो रिक्वायरमेंट करते हैं कि पढ़नी चाहिए जियोग्राफी के अंदर राजस्थान में, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ आप ये पढ़ लेना पूरा भौतिक प्रदेश मेरे वाला, और उसमें सामने रखे वो पढ़ लेना, आपके आतंक नहीं होंगे ये वाला कंटेंट लिखने में। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, लिखोगे। अभी मैं तुम्हें एक मेंस में आया हुआ प्रश्न देता हूँ और वो लिख के दिखाना है इसको समझकर। पहले मैं तुम्हें ये कंसेप्ट और समझाता हूँ, एक सुनना ध्यान से। देखो ये कैसे बनते हैं ये वाले क्षेत्र, ठीक है, मैं ये बता देता हूँ तुम्हें। जैसे भाई देखो, यहाँ से कोई एक नदी आई, क्या आई, कोई नदी। अब कोई नदी अपने साथ कुछ तो लेकर आएगी, तो नदी लाती है अपने साथ मिट्टी, और नदियों के साथ जो मिट्टी आती है वो होती है उपजाऊ। नदी जो पानी हरी मिट्टी, यहाँ बोले को नहीं अपने कि पानी हरी जमीन हो महंगी हो, पानी वाली जो ज़मीन होती है वो बहुत महंगी होती है रियल में। एक जैसलमेर वाले एरिया में खरीदना, एक पंजाब वाले एरिया में खरीदना, ज़मीन में बहुत ज़्यादा दिन रात का अंतर मिलेगा। अच्छा क्यों होती है, क्योंकि जो यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है, बताओ वो मिट्टी कैसी होती है, उपजाऊ। मिट्टी कैसी होती है, उपजाऊ। अच्छा उपजाऊ जो दुनिया की सबसे मिट्टी है, दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी है वो कौन सी है, जलोढ़। यानी जैसे ही नदी चलती रहेगी, मैदान बनाती जाएगी, तो उसे बोलेंगे नवीन, नया नया मैदान बन रहा है, तो नवीन जलोढ़ मैदान को क्या बोलते हैं, नवीन जलोढ़ मैदान को क्या कहते हैं, खादर। यानी जो नया नया मैदान बना है, यानी उपजाऊ मिट्टी का जो क्षेत्र है उसे बोलो क्या कहेंगे, खादर। अच्छा अब सुनो, राजस्थान में ऐसे बताया जाता है कि जो पानी वर्षा वगैरह पानी की कमी है राजस्थान में, ऐसे सुनने को मिलता है नहीं, माना कि जरा सा पानी कम है यहाँ, ऐसे सुनने को मिलता है। काफ़ी शायरियाँ भी बनी हुई है। लेकिन ये जो पश्चिमी राजस्थान है इसमें वास्तव में नदियाँ बहुत कम है। अरावली वगैरह के दक्षिण में जाएंगे तो जो नदियाँ वगैरह वो बहुत मिल जाएंगी। अपना जो रेतीला मैदान, नदियाँ बहुत कम है यहाँ। कम होने के कारण फिर क्या हुआ यहाँ, ये हुआ कि मान लो कोई नदी ऐसी थी जो मतलब सिर्फ वर्षा के ऊपर निर्भर थी, जो नदी ऐसी थी जो केवल वर्षा पर निर्भर थी, और राजस्थान में उत्तरी में तो सारी ऐसी नदियाँ हैं जो वर्षा पर निर्भर होती हैं।
अब मान लो यहाँ पर लंबे टाइम तक वर्षा नहीं हुई। अब जो ये नदी थी ना, अब ये जो मिट्टी थी ये सूख गई। मिट्टी क्या थी? सूख गई। पहले तो पानी मिल रहा था तो उपजाऊ थी, अब मिट्टी को पानी नहीं मिला लंबे टाइम तक, ये क्या हो गई? मिट्टी सूख गई और सूख कर एक टीला सा बन गया। मिट्टी सूखेगी तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ही, टीला बन गया। अब मान लो कुछ टाइम बाद यहाँ पर, सुनना ध्यान से, कुछ टाइम बाद यहाँ पर क्या होती है? वर्षा। अब वर्षा हुई तो भाई नदी चली। अब नदी चली तो बताओ नदी इस पहाड़ के ऊपर से बहेगी क्या? नहीं, पानी है, पानी की बाल्टी हठ मारो, पार नहीं कर पाएगा तो उधर के वो निकल जाएगा, आधा इधर को निकल जाएगा। तो पहाड़ से नदी है, अब वो ऐसे निकल जाएगी साइड में, जहाँ जहाँ जगह मिलेगी वो वहीं से निकल जाएगी, पहाड़ के ऊपर से नहीं जाएगी। ये जो बनी है मिट्टी का पहाड़ बना है यहाँ से नहीं, ये नदी इसके पास में से यहाँ से निकल जाएगी। तो नदियाँ अपना जो मार्ग बदलती है वो किस क्षेत्र में बदलती है? दोनों कंसेप्ट समझ में आगे या नहीं आए तो बताओ, मैं एक बार और बताता हूँ आपको, आगे सभी को, इधर पीछे तुम तो अभी आए हो। लो भाई, अब मैं एक प्रश्न दिखाता हूँ तुम्हें, RS मेंस में आया हुआ ये रहा प्रश्न। क्या है प्रश्न? ये है शेखावाटी प्रदेश की, सुनना, लिख लो प्रश्न, ये कल ले आना करके। RS वाले जो साथी बैठे हैं वो प्रश्न ये लिख लो, कल ले आना आराम से करके। मैंने अभी करवा दिया है मैंने ये, और आराम से दिमाग लगाए करना। प्रश्न क्या है? शेखावाटी प्रदेश की मुख्य भौतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। RS में एक सुख तो है कि इसमें जो अंश और राइटिंग करनी होती है ना वो ऐसे लाइनों में करनी होती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। और UPSC में पता कैसे करनी होती है? ऐसे ऐसे मान लो कोई एक पेज है, उसको ऐसे बांटा होता है ऐसे, ये वाइट पेज है बिल्कुल कुछ नहीं है, अब यहाँ से लिखना शुरू करो। अब इसमें ऐसे होता है, अपना देखोगे तो सुख दे दियो RS RPSC कितना सुख देती है, और इधर लाइनें ऐसे चलने लगी ना ऐसे, तो फिर वो पेज तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे, क्या लिखोगे आप उस पर? तो इसमें तो एक चलो सुख ये है कि प्रश्न लिख लिया, कल करना, मैं कल चेक करूंगा सारों का। अब मैंने ये बता दिया अच्छी तरीके से, मैं एक बार और समझा देता हूँ शेखावाटी का भौतिक प्रदेश। पहले घग्गर का मैदान समझाता हूँ। घग्गर का जो मैदान है उसकी प्रमुख नदी है घग्गर, उपनाम नाली बेसिन। बग्गी उपजाऊ मिट्टी का मैदान है। घग्गर नदी उफान में होने पर बाढ़ कहाँ आती है? हनुमानगढ़ जंक्शन। मिट्टी कौन सी पाई जाती है? कछारी। फसल गन्ना गेहूँ कपास चना। अब ये क्यों लिखा रहा हूँ समझ में आ गई? अब हो सकता है घग्गर का मैदान पूछ लिया अगली बार, नागौरी उच्च भूमि के बारे में पूछे, शेखावाटी के तो पूछ लिया। उसके बाद आप पढ़ो जो है वो ये शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश में अब तुम लिखना विशेषता किस प्रकार लिखोगे, कल मैं अपने आप समझाऊंगा फिर तुम्हें। मूल जिले चूरू झुंझुनू सीकर। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू था। कृषि के लिए खोदे गए कच्चे कुएं को जोड़ या नाड़ा कहते हैं। यहाँ सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ये एक विशेषता है। शेखावाटी बांगर और खादर प्रदेश से मिलकर बना है। बांगर पुराने जलोढ़ मैदान, खादर नवीन जलोढ़ मैदान। सुनना, ऐसी कॉपी रख ली, नीचे लिख रहे हो फिर मज़ा नहीं है उस बात का। पहले इसको ध्यान से लिख के याद करना, उसके बाद बिना देखे लिखना और वो मेरे को चेक कराना, ठीक है? ओके। अब तीसरा जो प्रदेश था वो कौन सा था? बस ये 3 सिंपल से अब हो गए। तीसरा था नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि। नंबर 3 भौतिक प्रदेश अपना नागौरी उच्च भूमि। अभी ये क्या है कि यहाँ पर खारेपन, नागौर में राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है, ठीक है? पहला प्रश्न तो लिखो, राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ पाई जाती हैं? नागौर में खारे पानी की झील पाई जाती है, और जिला पूछे तो नागौर कर देना। नागौर में तो फैला हुआ ये क्षेत्र भी। तो नागौरी उच्च भूमि का जो एरिया है, यहाँ की जो मिट्टी है उस मिट्टी में सोडियम क्लोराइड ज़्यादा पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड। अब बताओ, जिस मिट्टी में सोडियम क्लोराइड पाया जाएगा उस मिट्टी में कुछ फसल बो सकते हो क्या आप? नहीं। इसलिए यहाँ पर जो है नागौरी उच्च भूमि के अंदर फसलें वगैरह नहीं बोई जाती। इसका सूत्र क्या होता है? सोडियम NaCl। NaCl बता दियो यार, साइंस में हाथ के पैर भी तंग है, सही है ना? NaCl है ना? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ क्या है, इसकी और विशेषता देखें तो मेरे भाई सुनना ध्यान से, यहाँ पाई जाती है कुब्बड़ पट्टी। कुब्बड़ पट्टी
इसे बांका पट्टी भी बोलते हैं, बांका पट्टी। इसे हॉर्स बेल्ट भी बोला जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है हॉर्स बेल्ट। थारा सम आज बेहोश हो जाओगा, गुरु जी कभी पढ़ना ही नहीं हॉर्स बेल्ट क्या होता है। इसी को कहते हैं कुब्बड़ पट्टी को। ये 2 जिलों में फैली है, ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नागौर के अलावा और कहाँ पर है, तो याद रखना नागौर के अलावा और कहाँ पर है ये, अजमेर के अंदर। सुनना ध्यान से मेरी बात। कुब्बड़ पट्टी क्या है, यहाँ सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, तो यहाँ नमक की मात्रा ज़्यादा होगी। नमक की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा। और जिस कारण यहाँ पर एक रोग होता है फ्लोरोसिस रोग। यहाँ पर कौन सा रोग होता है, फ्लोरोसिस रोग। अब फ्लोरोसिस रोग में क्या होता है मेरे भाई, मानव होता है वो ऐसे होने लगता है, और ये शरीर ना मतलब पूरा ऐसे नीचे झुकने लगता है। कई बूढ़ी औरतें देखी होंगी ऐसे चलती हुई बिल्कुल झुकाव के कारण। तो वो क्या होता है, एक तो वो होना है कुब्बड़, ये कुब्बड़ निकलने लगता है ऐसे। दूसरे दांतों का पीलापन होना, कितने ही कर लें कुछ भी कर लें उनके पीलेपन रहेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ कौन से रोग की बोलता पाई जाती है, फ्लोरोसिस रोग। नागौर वाले रोग देखना, ई ऐसे लगेगा सोने के दांत लगवा रखे हैं सारे, कितने अमीर हैं ये लोग, लेकिन वो दांत सोने के नहीं हैं, वो दांत किसके हैं, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। चाहे रहेंगे नागौर में दांत पीड़े हो की हो, लेकिन रहेंगे नागौर में। चलो भाई सुनो आगे। कुब्बड़ पट्टी क्यों, क्योंकि यहाँ कौन सा रोग पाया था, फ्लोरोसिस। एक पक्षी और आता है यहाँ घूमने के लिए, हरियल, हरियल पक्षी। और इसकी एक विशेषता ये है, ये कभी जमीन पर पाँव नहीं रखता, कभी पाँव हवा में रहते हैं इसके। नहीं रखता। गुरुजी जमीन के ऊपर पाँव मतलब समझे नहीं। हरियल पक्षी जो होता है ना, दिखाऊंगा फोटो हरियल पक्षी की, हाँ रहने दूँ, दिखाऊंगा, रहने क्यों दूँ, देखना तो चाहिए होता कैसा है पक्षी ये। ले भाई हरियल पक्षी आजा, ये रहा, दिख गया। डांस नहीं, ये डांस कराता है, करता नहीं है ये हरियल पक्षी। अरे कि तो सुनो, घर ले जाओ, ले जाओ घर ले जाओ। तोते की तरह है ना। तो हरियल पक्षी जो है वो जमीन पे पाँव नहीं रखता, लेकिन कहीं कुछ मत हुआ पकड़ के बेचारा रखा दे यहाँ, बैठ नीचे बैठ, सारा रिकॉर्ड तो ना देखो। अच्छा, तो हरियल पक्षी राजस्थान में 2 जगह आता है। कितनी जगह आता है, एक तो मैंने लिखा है कहाँ आता है, नागौरी उच्च भूमि पर, और दूसरा आता है सरिस्का अभयारण्य में। कौन से अभयारण्य में, सरिस्का अभयारण्य। और राजस्थान में सरिस्का अभयारण्य कहाँ पर है, अलवर में। तो याद रखना, हरियल पक्षी राजस्थान के अंदर कितनी जगह पर आता है, 2 जगह पर। एक तो सरिस्का अभयारण्य और दूसरा नागौरी उच्च भूमि। ये पक्षी की विशेषता कि ये जमीन पर पाँव नहीं रखता है। अरे कबूतरी हरियल पक्षी तो है, शक हो है कि लागे मन कबूतर जैसे लगता है वो। अच्छा, एक प्रश्न हो रहेगा, यहाँ पर एक स्थान है मांगलोद। क्या नाम है, मांगलोद। नागौर में किसके लिए फेमस है, जिप्सम के लिए। मांगलोद किसके लिए फेमस है, जिप्सम के लिए प्रसिद्ध। और एक प्रश्न और याद रखना, संगमरमर, और वो भी कौन से कलर के, सफ़ेद संगमरमर भी कहाँ के फेमस है, मकराना, नागौर। ये 2 बातें। इसके बाद लास्ट और चौथा सिंपल सा है, चौथा प्रदेश अलग होने लिख लियो, 1 मिनट रुको। इसका नाम है लूणी वेसिन या गोडवाड़ प्रदेश। देखो इसकी बात क्या याद रखनी है, इसमें एक ही बात याद रखनी है, इसमें कोई विशेष वैसी बात है नहीं। लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं, लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं, गोडवाड़ प्रदेश। क्या बोलते हैं, गोडवाड़
प्रदेश। लूणी जो नदी है इसे कहते हैं मरुस्थल की गंगा, क्योंकि मरुस्थल की फेमस नदी कौन सी है? यानी अगर आपसे एग्जामिनर पश्चिमी रेतीला मैदान दे और इसकी प्रसिद्ध नदी पूछे, गगर मत करना, क्या करोगे? क्योंकि लूणी नदी सबसे बड़ी नदी बनती है रेगिस्तान की, ठीक है, इसलिए। और लूणी वैसीन जो क्षेत्र है वहाँ पर तेल वगैरह के कुएं वगैरह मिलते हैं ना, तो लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को गोडवार प्रदेश कहते हैं, इसे मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल है, ये हो गया कंप्लीट तुम्हारा अर्ध शुष्क प्रदेश। बाकी का जो मैटर है अरावली पर्वतमाला, यानी दूसरा भौतिक प्रदेश शुरू हो गया है, अरावली पर्वतमाला, वो पढ़ेंगे कल। आज के लिए जय हिंद।